नमस्कार, माई स्कूल माई इकोनॉमिक्स चैनल पे एक बार आपका पुनः स्वागत है। अब हम वेस्ट ईयर शास्त्र के परिचय का द्वितीय भाग शुरू करते हैं, यानी उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है वो अर्थशास्त्र का एक परिचय देखा है। प्राचीन काल में अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में अर्थशास्त्र को वार्ता कहा जाता था। इसके बाद में हमने वस्तु विनिमय के बारे में देखा। आर्थिक क्रियाएं कौन सी होती है, यानी ऐसा कोई भी काम जिनके बदले में भुगतान किया जाता है आर्थिक क्रिया कहलाती है। और आर्थिक क्रियाओं का मूल उद्देश्य होता है वो उपभोग को बढ़ाना या फिर संतुष्टि को अधिकतम करना होता है। इसके बाद में हमने कुछ भारतीय अर्थशास्त्रियों के नाम देखे, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, महर्षि दयानंद सरस्वती इत्यादि। फिर हमने देखा कि अर्थशास्त्र का विभाजन और अर्थशास्त्र के जनक कौन है। हमने देखा कि एडम स्मिथ जो स्कॉटिश अर्थशास्त्री है वो अर्थशास्त्र के जनक है। 1776 में उसने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस लिखा है, जिसको हम सामान्य भाषा में द वेल्थ ऑफ नेशंस भी कह देते हैं। इसके बाद में हमने मार्शल जो कहता है कि अर्थशास्त्र कल्याण का अध्ययन है, इसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद में रॉबिन्स की परिभाषा जो कहती है कि असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से किस प्रकार से पूरा किया जाए, अगर यह कोई विधि बताती है तो वो अर्थशास्त्र है। जे.के. मेहता कहता है कि जितनी आवश्यकताएं हैं उसका अगर विहीन हो जाए, यानी सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उसका अध्ययन करना है, अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर हमने एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल और रॉबिन्स की बात की थी। इसके बाद में हम कुछ मान्यताएं लेके चल रहे हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर मान के चलते हैं उपभोक्ता विवेकशील है, यानी आर्थिक मानव है, संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। अन्य बातें हम समान मान लेते हैं। तो समान का मतलब कुछ घटकों को हम स्थिर मान लेते हैं और पर्टिकुलर घटक के साथ ही उसका व्यवहार देखते हैं। फिर हमने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का विभाजन देखा है। यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेगन फ्रिश के बारे में बनता है। फिर 1929 की महान मंदी के बाद किन्स के योगदान को जाना और किन्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देखी, जिसमें से द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी है, वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हमने देखा था कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें हम सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमने समष्टि अर्थशास्त्र में देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी आदि। फिर हमने माइक्रो पार्शियल और माइक्रो टोटल देखा। अगर हम अन्य घटकों को स्थिर मानकर किसी एक घटक का प्रभाव देखते हैं, जैसे हम आय, रुचि, इन सब चीज़ों को स्थिर मानकर सिर्फ कीमत का प्रभाव देखते हैं और उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसको हम माइक्रो पार्शियल कहते हैं। और सभी घटकों को अगर परिवर्तनशील मान ले तो माइक्रो टोटल कहते हैं। ऐसे ही किसी एक घटक का यानी किसी एक बिंदु पर अध्ययन अगर हमें करना है तो इसको हम माइक्रो स्टैटिक्स कह देते हैं। जैसे अगर हम मांग वक्र की बात करते हैं और इस बिंदु पर अगर हमें अध्ययन करना है ए बिंदु पर, तो इसको हम माइक्रो स्टैटिक्स कहते हैं। लेकिन दो बिंदुओं के बीच अगर हमें तुलनात्मक देखना है, अध्ययन करना है, तो इसको हम माइक्रो प्रावैगिकी कह देते हैं। जिस प्रकार से माइक्रो लेवल पर माइक्रो टोटल और पार्शियल स्थितिकी और प्रावैगिकी होता है, उसी प्रकार से मैक्रो टोटल और मैक्रो पार्शियल, मैक्रो स्टैटिक्स और मैक्रो डायनेमिक होता है। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। जैसे हमने देखा कि अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, या 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। फिर हमने देखा अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये अर्थव्यवस्था के प्रकार वहाँ उस देश की शासन व्यवस्था के आधार पर होते हैं। कोई देश समाजवादी होता है, कोई पूंजीवादी होता है और कोई मिश्रित होता है। इसके बाद में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना शुरू किया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। वह व्यष्टि अर्थशास्त्र की वो शाखा होती है जिसमें हम सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम देश के सभी नागरिकों की बात न करके अगर एक उपभोक्ता की बात करें तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र है, और देश के समस्त नागरिकों की बात करते हैं तो वो समष्टि है। हम किसी उत्पादन की एक इकाई का अध्ययन करते हैं तो व्यष्टि है, और उस उत्पादन से संबंधित समस्त इकाइयों का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि है। तो इस प्रकार से उत्पादक का व्यवहार है, फर्म का निर्णय, बाजार आदि व्यष्टि अर्थशास्त्र के भाग है। अब हम आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे आपके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बाकी घटकों का भी वीडियो बनाता रहूं। आर्थिक क्षेत्र से अन्य जानकारियां भी आपको उपलब्ध करवाता रहूं। चलो शुरू करते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा के बाद और समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा के बाद अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, सामान्यतः पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है।
तो जो एक तो हमने परिभाषा पढ़ी है, ये दोनों का अंतर है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र वृहद अर्थव्यवस्था का या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या क्या इम्पोर्टेंस है या क्या क्या अंतर है वो हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र बाजार की किसी एक खंड का अध्ययन करता है। मान लो हम एक फर्म की बात कर रहे हैं तो व्यष्टि है, और अर्थात किसी एक इकाई को। और समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को, जैसे अगर कोई कपड़े की एक इकाई की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है, और संपूर्ण कपड़ा उद्योग की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है। तीसरा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी एक व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है वो देखी जाती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण बाजार में यानी देश के जितने भी उपभोक्ता हैं उनका अध्ययन एक साथ किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यानी एक उत्पादक की दृष्टि से देखा जाता है, और लागतों का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में गरीबी है, बेरोजगारी है, राष्ट्रीय आय है, आपका बजट है, ठीक है, मुद्रा है, बैंकिंग है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है बड़े प्रश्नों में। अब आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं क्या है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 4 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की क्या क्या केंद्रीय समस्या है। यह समस्या ध्यान रहे, जैसे हमने बांटा है कि विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है, या तो वो पूंजीवादी है, या समाजवादी है, या वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये अंतर उस देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार होता है। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य लाभ कमाना न होकर कल्याण को अधिकतम करना होता है, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर लाभ मूल मकसद होता है। लेजिस फेयर यानी हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इन दोनों का मिश्रित रूप है, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं। तो इसके आधार पर हमारे सामने अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, एक महत्वपूर्ण समस्या है। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो वो ये देखेंगे कि कौन सी वस्तु यानी एक्स वस्तु का उत्पादन करें या फिर वाई वस्तु का उत्पादन करें। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वो ये देखेगी किस वस्तु से हमें लाभ ज़्यादा मिल रहा है, और जिसका लाभ ज़्यादा मिलेगा उसी वस्तु का उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार से पहली समस्या है क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यानी जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी मात्रा कितनी हो। ठीक वैसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी तो वो प्रत्येक नागरिक की मूल आवश्यकता देखेगी, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो वो कीमतों को और अपने लाभ को ध्यान में रख के उत्पादन को करेगी। तीसरी जो समस्या है वो है उत्पादन कैसे किया जाए, यानी तकनीकी का प्रयोग कैसे किया जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है या जिस देश की जनसंख्या कम है वो तकनीकी उपयोग ज़्यादा करेगी, जबकि जिस देश में श्रम शक्ति ज़्यादा है वो देश तकनीकी का उपयोग न करके श्रम का उपयोग ज़्यादा करेगा। और चौथी जो समस्या है वो है उत्पादन किसके लिए किया जाए, यानी समाज के किस वर्ग के लिए किया जाए, या फिर हम अगर अर्थव्यवस्था को दूसरे भागों में बांटते हैं तो किस क्षेत्र के लिए ज़्यादा उपयोग मान उत्पादन किया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्या हैं वो 4 हैं। ज़्यादा भी हो सकती हैं, आप दूसरे नाम भी याद रख सकते हो। तो 4 मुख्य समस्या हैं और इनके नाम ध्यान में रखना है। बड़े क्वेश्चनों में लगभग चांस होता है कि या तो वो केंद्रीय समस्या पूछे या फिर व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पूछ ले। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चनों में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी परिभाषा पूछ सकता है, पीपीसी का ढाल पूछ सकता है, या फिर इनकी विशेषता भी पूछ सकता है। तो बड़ा 1 नंबर 2 और 3 तीनों क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या है। उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जो दिए गए संसाधनों से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रहे उत्पादन संभावना वक्र में हम मान के चलते हैं कि हमें उत्पादन के जो साधन हैं वो दिए हुए हैं और सीमित है, और इन सीमित उत्पादन के साधनों के द्वारा हम कितना उत्पादन कर सकते हैं। मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं, हमारे पास दी हुई तकनीकी ज्ञान और उत्पादन के द्वारा हम वाई वस्तु का अगर उत्पादन करें तो ए बिंदु पर कर सकते हैं, और अगर हम एक्स वस्तु का उत्पादन करें तो हम बी बिंदु पर उत्पादन कर सकते हैं। अब हमें एक वस्तु का अगर उत्पादन बढ़ाना होता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधन हमारे पास सीमित है। तो इसी प्रकार से इसकी परिभाषा बनी है कि उत्पादन संभावना है, हो सकता है उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो,
हम आगे वक्र से देखेंगे। तो दो वस्तुओं का उत्पादन होगा, संसाधन दिए हुए हैं और ये वक्र बताता है कि आप अधिकतम उत्पादन कितना कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। तो उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इस वक्र का जो ढाल होता है इसको हम MRT कहते हैं। जैसे ये वक्र इस प्रकार के ढाल का है, तो इस एक वस्तु की त्याग और दूसरे की जो मात्रा बढ़ाते हैं, इसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम MRT, मार्जिन रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी कह देते हैं, यानी सिंपल भाषा में MRT या रूपांतरण की दर कह देते हैं। तो रूपांतरण की दर क्या बताती है कि जब आपके पास उत्पादन के साधन दिए हुए हैं, जैसे इस वक्र से हम समझ सकते हैं कि आप अगर Y वस्तु की कम मात्रा मान उत्पादन कर रहे हो और X का बढ़ा रहे हो, तो दूसरी वस्तु की मात्रा आप त्याग रहे हो। तो दूसरी वस्तु की मात्रा के लिए जो पहली वस्तु का हम त्याग कर रहे हैं, तो वो किस दर से कर रहे हैं, जैसे पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, फिर 3, फिर 2, फिर 0। तो इस प्रकार से जो वक्र बनेगा, तो इसका जो ढाल होगा उसी को हम MRT कह देते हैं या रूपांतरण की दर को दर कह देते हैं। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र अर्थात PPC कैसा होता है, नतोदर होता है। इसका ढाल कैसा होता है, MRT बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन घटाना पड़ेगा, तभी हमारा वक्र है वो नतोदर ढाल का बनेगा। इसे घटते हुए क्रम में रूपांतरण कहते हैं, यानी MRT कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि MRT होता क्या है। तो इसको हम एक फॉर्मूले के माध्यम से देख सकते हैं। MRT मतलब होता है कि Y में जो परिवर्तन होता है और इसके परिणाम स्वरूप जो X में परिवर्तन आता है, इन दोनों का जो अनुपात है वही MRT कहलाता है। इसे ही अवसर लागत भी कहते हैं। तो अवसर लागत किसे कहते हैं, परिभाषा पूछ सकते हैं। तो एक साधन को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर लगाते हैं, तो पहले वाले का त्याग और दूसरे वाले का प्रतिफल का जो अंतर होता है वही अवसर लागत कहलाती है। उदाहरण के रूप में मान लो A व्यक्ति X जगह काम कर रहा है, उसको 100 रुपये मिल रहे हैं, और Y की जगह अगर उस आदमी को लगा दिया जाए तो वहाँ पर 110 रुपये मिल रहे हैं। तो जो 100 से 110 हुआ, ये 110 उसकी अवसर लागत है, यानी दूसरा श्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य है। इसे हम MRT के माध्यम से जान सकते हैं। यहाँ हमने एक वक्र बनाया है। वक्र में मान लिया कि खेत की जो ज़मीन है वो स्थिर है। अगर हम कपास का उत्पादन करते हैं तो 0 से A तक का उत्पादन कर सकते हैं, और अगर हम अनाज का उत्पादन करें तो 0 से B का उत्पादन कर सकते हैं। ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है जो बताता है कि इसका ढाल MRT है, यानी अवसर लागत क्या है। अगर हम इसका उत्पादन घटाकर 3 पे आते हैं तो एक वस्तु हम अनाज की उत्पादित कर सकते हैं। अगर इसकी 2 करते हैं तो X एक्सिस पे दिए हुए अनाज की 2 कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कपास की तुलना में हम अनाज के लिए कितना त्याग कर रहे हैं, और इसी को हम MRT कह देते हैं। अब जब उत्पादन संभावना वक्र है वो परिवर्तन कैसे होता है, अगर उत्पादन पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़े, जैसे यहाँ हम कृषि की बात करते हैं, तो अगर मौसम अनुकूल रहता है, अच्छा रहता है, बारिश अच्छी होती है, तो हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और हम उत्पादन संभावना वक्र के बाहर किसी दूसरे उत्पादन संभावना वक्र पे चले जाते हैं। जैसे इस वक्र में हमने देखा कि हम A और B से जब उत्पादन संभावना बढ़ जाती है तो हम A' और B' पर आ जाते हैं। इसी प्रकार अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो अतिवृष्टि हो जाती है या तूफान आ जाता है या फसलें में कोई कीड़ा लग जाता है तो उत्पादन घट जाता है, तो हम एक नीचे के PPC पर आ जाते हैं जो हमारा A" और B" है। तो उत्पादन संभावना वक्र का परिवर्तन हमें बताता है कि दिए गए संसाधन में अगर भूमि के अलावा कोई दूसरा परिवर्तन हो जाए तो उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी एक वस्तु को प्रभावित हो जाए तो उत्पादन संभावना वक्र पूरा चेंज न होकर उसी एक वस्तु को प्रभावित करता है। जैसे मान लो हम 2 वस्तु कपास और अनाज का उत्पादन कर रहे हैं, हमारा PPC वक्र A और B है। अब मान लो अनाज की जो तकनीकी है वो सुधर जाए या अनाज के अच्छे बीज आ जाए तो हम अनाज का ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन कपास का उत्पादन उतना ही रहता है। तो हमारा वक्र है वो A B से शिफ्ट होकर A और B' पे हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी कारण मान लो अनाज में कीड़ा लग गया है या फिर
कोई ऐसी ही बीमारी आ गई है जो अनाज के पौधों को मान लीजिए ख़त्म कर रही है और कपास पर प्रभावित नहीं कर रही है, तो हमारा वक्र कपास की साइड से तो वही रहेगा, लेकिन अनाज की साइड से अंदर की ओर हो जाएगा, यानी बाईं ओर मुड़ जाएगा। अंदर आएगा मतलब बाईं ओर और बाहर जाएगा मतलब दाईं ओर। तो अनाज का उत्पादन कम हो जाता है और हमारा पीपीसी वक्र शिफ्ट होकर AB" हो जाता है। वाइसे वर्सा यानी उल्टा भी सही है। अब मान लो कपास की किस्म सुधरती है या कपास का उत्पादन बढ़ता है, अनाज का वही रहता है, तो कपास का पीपीसी बाहर की ओर निकल जाएगा, यानी दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, जबकि अनाज का पीपीसी वहीं रहेगा। इसके अलावा अगर कपास के अंदर किसी प्रकार का रस्ट लग गया है, जैसे 2021 में कपास का उत्पादन कम हुआ था, तो ऐसे में पीपीसी वक्र बाईं ओर या अंदर की ओर शिफ्ट हो जाता है, B" हो जाता है। तो आशा करता हूँ उत्पादन संभावना वक्र आपके समझ में आया होगा। और इसमें पूछा क्या जा सकता है, पूछा जा सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो आपको परिभाषा बता देनी है। छोटे प्रश्नों में पूछ ले कि इसका ढाल कैसा होता है, तो आप बता सकते हो ये नतोदय ढाल का होता है, वैसे नेगेटिव भी है। और अगर आपसे पूछे कि इसकी जो रूपांतरण दर क्या है, यानी MRT क्या है, तो आप बता सकते हो ΔY/ΔX है, यानी ΔY/ΔX है, और इसी को हम अवसर लागत कहते हैं। और अवसर लागत की अगर परिभाषा पूछे तो जैसे हमने कहा कि अवसर लागत दूसरा श्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य है, यानी एक उत्पादन के साधन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाते हैं। जैसे हमने कपास से हटाकर अनाज में लगाया तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बताता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीपीसी के बाद में हम दो जो अर्थव्यवस्था से संबंधित हमारे कंटेंट में दिया है उस घटकों को देखते हैं। पहला है सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन ज्यों का त्यों पूछा जा सकता है कि सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था में या अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था जो हमारी अर्थव्यवस्था के प्रति थिंकिंग है, लगभग उसी का मान लीजिए अनुसरण करती है। जैसे सकारात्मक विश्लेषण में हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधि की वास्तविक व्याख्या की जाती है। इसमें अर्थव्यवस्था की वास्तविक व्याख्या की जाती है, देखा जाता है कि इसमें क्या था, क्या है और क्या होगा। जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण सत्यता के आधार पर किया जाता है। जैसे भारत की जो जनसंख्या है 2011 में वो कितनी थी, 2020 में उत्पादन कितना हुआ, तो इस प्रकार की अगर व्याख्या की जाए तो वो सकारात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है। जैसे सकारात्मक में हम बेरोजगारी या बाकी घटकों की देख सकते हैं, मतलब ऐसा घटक जो वास्तविकता में क्या है और क्या होना चाहिए, यानी है नहीं लेकिन होना क्या चाहिए, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो हम इसको आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र में आदर्श निश्चित किया जाता है, देखा जाता है कि यह विधि हमारे अनुकूल है या नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए पर बात की जाती है। आदर्शात्मक क्या कहता है, क्या होना चाहिए, क्या है इस पे बात नहीं करता है। समस्या को हल कैसे किया जाए, मान लो कोविड की समस्या थी, कोरोना कैसे दूर किया जाए, ये समस्या है वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की है। कोविड से 100 आदमी प्रभावित हुए, ये बात कहते हैं, तो हम इसको आदर्शात्मक न कहकर इसको हम सकारात्मक अर्थशास्त्र कह सकते हैं। आदि पर बात की जाती है और नैतिक मूल्यों पर निर्णय लिया जाता है, यानी ये एथिकली रूप से मजबूत होता है। जैसे सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए, शहरों में स्ट्रीट लाइटें या गली पे लाइटें लगी होनी चाहिए, गरीबों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर बात होती है तो वो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। ये अर्थशास्त्र का विभेद है, 2 नंबर में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ऐसे ही अर्थशास्त्र को पढ़ने की 2 विधियाँ हैं कि आगमन विधि और निगमन विधि। हम जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं, तो आगमन विधि का जो तरीका है, जैसे हम टीचिंग मेथड पढ़ते हैं या हम ये कहें कि जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या होता है, तो सब टीचरों का अलग अलग होता है। जैसे कोई व्यक्ति शून्य से शुरू करता है फिर आगे बढ़ता है, कोई मध्यम से शुरू करता है सब बच्चों को बराबर लेके चलता है, कोई ऊपरी लेवल से शुरू करता है ताकि नीचे वाले बच्चे हैं वो अपने आप कवर हो जाएंगे। तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ऐसे ही अर्थशास्त्र की 2 विधियाँ हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। जब आर्थिक विश्लेषण किया जाता है इसमें इस विधि को काम में लिया जाता है। अगर आर्थिक विश्लेषण निगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में तर्क के आधार पर सामान्य से हम विशेष की ओर जाते हैं। पहले कोई सामान्य घटना लेते हैं और फिर इस घटना से उसकी विशेषताओं की ओर आगे बढ़ते हैं। किस आधार पे, तर्क के आधार पे। जबकि आगमन विधि में क्या होता है, तथ्य और आंकड़े होते हैं, मतलब तर्क नहीं यूज किया जाता है, वास्तविकता को काम में लिया जाता है। उसके आधार पे हम क्या करते हैं, विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन करते हैं। जैसे
किसी एक बीमारी का फैलना प्रारंभ में कैसा हुआ और आगे जाकर कितने लोगों को प्रभावित किया। तो इस प्रकार से आगमन विधि क्या करती है? आगमन विधि तथ्यों और आंकड़ों के द्वारा अध्ययन करती है और विशेष से सामान्य की ओर जाती है, जबकि निगमन विधि क्या करती है? विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन करती है। तो इस प्रकार से हमारा ये कंटेंट यहाँ पूरा होता है। हम कुछ शब्दावली देखते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन ड्रॉ हो सकता है, आपको नाम का पता होना चाहिए। जैसे संसाधन, आपने बार बार पढ़ा है कि संसाधन किसे कहते हैं। जैसे जल संसाधन है, सूर्य की ऊर्जा है वो भी संसाधन है, पेट्रोलियम भी संसाधन है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी कोई भी वस्तु जो आदमी के काम आए संसाधन कहलाती है। ऐसी कोई भी वस्तु जो आदमी के काम आए संसाधन कहलाती है। अगला है उपभोग। उपभोग का मतलब क्या होता है? हम अगर किसी वस्तु को काम में लेते हैं, खाने की चीज़ हो तो खाने के लिए या फिर कोई काम में लेने के लिए, जैसे आप पेन कॉपी का यूज़ करते हो, या आप खेत के अंदर कोई पेस्टिसाइड का यूज़ करते हो, या खाने के लिए चपाती यूज़ करते हो। इन सबको अगर काम में लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। आप एक्स को किसी वस्तु को दिया और उससे कोई वस्तु खरीदी या किसी अन्य से खरीदी, तो जो ये लेन देन हो रहा है दो के बीच, इसी को हम विनिमय कहते हैं। चयन की समस्या, चूँकि अर्थशास्त्र में साधन है वो दुर्लभ होते हैं और दुर्लभ के साथ साथ स्थिर भी होते हैं। जैसे अगर भूमि असीमित होती तो अर्थशास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम इसका अध्ययन ही नहीं करते। लेकिन भूमि सीमित है, उस पर जो जनसंख्या का भार है वो लगातार बढ़ रहा है, इसलिए भूमि एक संसाधन दुर्लभ बन जाती है। दुर्लभ बनेगी तो हम सोचेंगे कि अब कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए या इसका क्या उपयोग किया जाए। तो हम इसका चॉइस करते हैं कि हम इस काम में लेंगे। जैसे अगर खाद्यान्नों की ज़रूरत है तो हमारी पहली चॉइस मान लो खाद्यान्न है, दूसरी कपास उत्पादन करना है। तो इस जो खाद्यान्न में काम में लेंगे या कपास के उत्पादन में काम में लेंगे, इसी को हम चयन की समस्या कहते हैं। यानी संसाधन जब दुर्लभ और सीमित होते हैं तो हम निर्धारित करते हैं कि कौन सा संसाधन में कहाँ काम में लेते हैं और ये क्रम देते हैं, इसी को हम चयन की समस्या कह देते हैं। संसाधन दुर्लभ होते हैं, जैसे हमने देखा सबके पास पैसे हैं, वो स्थिर होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा इस संसार में भी कि वो ये कहे कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है। अब जो है उसको विभिन्न स्थानों पर लगाना है, इसलिए वो दुर्लभ के साथ साथ क्या है, उसका अनेक उपयोग भी है। जैसे हम दूध की बात कर सकते हैं, तो दूध का उपयोग कई जगह किया जा सकता है और कम है तो हम उसको चयन करते हैं कि किस काम में लिया जाए, चाय के काम में लिया जाए या दही बनाने के काम में लिया जाए या कॉफ़ी बनाने के काम में लिया जाए। तो इस प्रकार फिर आता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, यानी दो व्यक्तियों के बीच या दो संसाधनों के बीच किस प्रकार से तुलना की जाए, इसी को हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। आगे आते हैं विनिधान। विनिधान हिंदी का ही शब्द है लेकिन थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसलिए इसको आप आवंटन कह सकते हैं। आवंटन को अंग्रेजी में एलोकेशन कहते हैं, यानी बांटना। मान लो कोई वस्तु है और 5 जनों को देनी है, तो इन 5 को में जो विभाजन किया गया है इसी को हम एलोकेशन कह देते हैं। इस प्रकार से संसाधनों को भी अलग अलग बांटा जाता है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में आते हैं सीमांत उत्पादन संभावना। जो हमने पीपीसी पढ़ा था उसमें एक वस्तु के लिए जो दूसरी का त्याग होता है तो इससे उसके उत्पादन पर कितना फर्क पड़ता है, इसी को हम सीमांत उत्पादन संभावना कह देते हैं। यानी एक अतिरिक्त इकाई के त्याग के बदले जो दूसरे का उत्पादन बढ़ने की जो आशा की जाती है उसी को सीमांत उत्पादन संभावना कह देते हैं। उत्पादन संभावना सेट, जैसे हम पीपीसी की सहायता से अगर इसको समझे तो मान लो वो या तो ए का उत्पादन करेगा या मान लो बी का करेगा। तो ए का करेगा तो मान लीजिए ए का ओ से ए तक कर रहा है, सॉरी वाई वस्तु का, और एक्स का वो करेगा तो ओ से बी तक कर रहा है। एक वस्तु का उत्पादन करेगा तो दूसरी का 0 होगा। अब जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन कम करेगा दूसरी वस्तु का उत्पादन उसे बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार से मान लो हम बी बिंदु पर आ गए तो बी बिंदु पर वाई की मात्रा इतनी कर रहे हैं और एक्स की मात्रा इतनी कर रहे हैं, ओ से लेकर मान लीजिए टी तक कर रहे हैं। तो ये एक उत्पादन संभावना सेट हो गया। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो मान लो हम सी पर आ गए हैं तो यहाँ से लेकर इतना हम वाई का उत्पादन कर रहे हैं और ये हम एक्स का उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए यू तक, तो ओ से यू तक वाई एक्स का उत्पादन है। तो इस प्रकार से जो ये संबंध है दोनों उत्पादन का उसी को हम उत्पादन संभावना सेट कह देते हैं। जैसे हमने ऊपर तालिका के द्वारा देखा था कि 2 वस्तुओं का उत्पादन, जैसे वीट और मस्टर्ड, अगर वीट 0 है तो मस्टर्ड 15 है, यानी सरसों
की उत्पादन है वो 15 है। अगर वीट को बढ़ाकर 1 कर देते हैं तो सरसों 14 हो जाती है। अगर सारी वीट उत्पादन करते हैं तो मान लो 5 इकाई होती है तो मस्टर्ड का 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से 0 और 15, 1 और 14, 2 और 12 ये सारे उत्पादन के सेट है। इसी को हमने यहाँ पर परिभाषा में देखा है। फिर आते हैं अवसर लागत, जैसे ऊपर परिभाषा देखी। दूसरा श्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य होता है, यानी एक साधन को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाया जाए तो उसको वहाँ कितना मिलता है, दोनों की तुलना होती है, वही अवसर लागत है। फिर आते हैं आर्थिक लागत, जब उत्पादन के दौरान मान लो भुगतान किया जाता है तो उसको हम आर्थिक लागत कहते हैं। अनार्थिक लागत हो सकता है उद्यमी स्वयं उसमें काम कर रहा है, उसकी साल संभाल कर रहा है तो उसका पैसा नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अगर वो किसी वस्तु को खरीदता है और उसको पैसे में मापता है तो उसको हम आर्थिक लागत कह देते हैं। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सारा काम केंद्र से संचालित होता है। मान लीजिए ये एक देश पर निर्भर करता है। मान लो केंद्र सरकार सारी चीज़ों को प्रभावित कर रही है और सारी योजनाएं केंद्र के अनुसार बन रही है और केंद्र से ही पावर या सत्ता का जो पावर है या फिर मान लीजिए इसका जो बल है या उसका जो अधिकार है वो चारों ओर फैल रहा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो केंद्र से संचालित होती है और शक्ति का पावर मध्य में होता है उसी को हम केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कह देते हैं। जैसे मान लो अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का जो पूरा संचालन है वो सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार से ही होता हो, राज्यों के पास पावर नहीं हो और केंद्र ही सरकार है वो भी इन्हीं को पावर का अगर हस्तांतरण करे तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कह देते हैं। आदान प्रदान मतलब लेन देन, वस्तुओं का एक दूसरे के साथ जो लेन देन होता है उसको आदान प्रदान कह देते हैं। बाजार, इसकी परिभाषा में हम देखेंगे कि ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर क्रेता और विक्रेता वस्तुओं का क्रय और विक्रय करता है, क्रेता खरीदता है और विक्रेता बेचता है। ध्यान रहे बाजार का मतलब ये नहीं कि दोनों आमने सामने हो, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो बाजार का अर्थ ही हुआ कि ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु को खरीदते और बेचते हैं। जैसे शेयर बाजार में कोई व्यक्ति आमने सामने नहीं होता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, एक बेचने वाला होता है दूसरा खरीदने वाला होता है, फिर भी बाजार कहते हैं। और आपके शहर को भी वैसे सब बाजार ही कहते हैं क्योंकि वहाँ भी क्रेता खरीदता है और विक्रेता बेचता है। खरीदने वाला विक्रेता कहलाता है और खरीदने वाला क्रेता कहलाता है और बेचने वाला विक्रेता कहलाता है। ये अगले मीनिंग का अर्थ हो गया। संस्थान कौन सी होती है, जैसे आपका विद्यालय भी एक संस्थान है, आपके गांव में बनी हुई बैंक भी एक संस्थान है, हॉस्पिटल भी एक संस्थान है, यानी इंस्टीट्यूशन है। तो इंस्टीट्यूशन होता क्या है, पारिभाषिक रूप से हम देखा जाए तो ऐसा संगठन जिसका कोई मूल उद्देश्य हो या कोई उद्देश्य हो, संस्थान कहलाती है। जैसे आपके विद्यालय का उद्देश्य है आपको शिक्षित करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दे, तो ये संस्थान कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तो इसके साथ हमारा पहला कंटेंट पूरा होता है। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम अगली स्लाइड में फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।